हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम इसके पहले पढ़ चुके थे भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। आगे हम पढ़ने वाले हैं भाग 2 नागरिकता, जो है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच। नागरिकता का जो प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान क्या से लिया गया है तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि दोहरे नागरिकता का प्रावधान जो है यूएस से लिया गया है, अर्थात अमेरिका से लिया गया है। आइए देखते हैं कि नागरिकता में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं, देखिएगा क्या बोले हैं। भाग कितना है तो 2, जिसमें पढ़ेंगे नागरिकता। यह जो है अनुच्छेद 5 क्या बोले हैं, यह जो है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। अनुच्छेद 5 से कितना तो 11 के बीच है। देखिएगा, एकल नागरिकता का प्रावधान पूछेंगे किस देश से लिया गया है तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और दोहरी नागरिकता का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया तो अमेरिका के से लिया गया है। देखिएगा, केवल केंद्र की नागरिकता ब्रिटेन से, केंद्र और राज्य दोनों की नागरिकता ईयू से लिया गया है। लेकिन देखिएगा, भारत में जो है क्या है, भारत में जो है एकल नागरिकता है। भारत में क्या है तो एकल नागरिकता। हम भारत के क्या है तो नागरिक हैं, भारत के क्या है तो नागरिक हैं। ब्रिटेन से ली गई है। लागू जो हुआ था 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। प्रावधान जो है संसद गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। संसद गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। ये सभी जो हैं एकल नागरिकता से संबंधित प्रश्न है। देखिएगा, अनुच्छेद देखिएगा, नागरिकता जो है 5 से बता दिए थे 11 के बीच है। लेकिन देखिएगा 5 से 8 और 9 से 11 इसे हम 2 भाग में बांट दिए हैं ताकि हम पढ़ सकें आसानी से और पढ़ने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। और इसी में देखेंगे जो 5 से 8 के बीच है, जो 5 से 8 के बीच है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है, और 9 से जो 11 है उसमें क्या प्रावधान किया गया है। देखिएगा, देखते हैं, देखिएगा 5 से 8 में जो है संविधान लागू होने के समय कौन कौन से भारत के नागरिक थे। अनुच्छेद 5 से 8 के बीच कहा गया है संविधान लागू होने के समय कौन कौन भारत के नागरिक होंगे। और अनुच्छेद 9 से 11 में कहा गया है नागरिकता के संबंध में संसद को प्राप्त शक्तियाँ, संसद को प्राप्त शक्तियाँ बता चुके हैं। देख लीजिएगा, संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जबकि 26 नवंबर 1949 को, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ तो अंगीकृत हुआ गया था। क्या हुआ तो संविधान अंगीकृत किया गया था। और 26 नवंबर को क्या बोले हैं, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिएगा आगे हैं क्या, देखते हैं। देखिएगा 5 से जो 8 के बीच है इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, देखते हैं। देखिएगा 5 से 8 में क्या है। देखिएगा, संविधान लागू होने के समय भारत के कौन कौन से नागरिक होंगे, यह अनुच्छेद 5 से 8 के बीच वर्णित थे। लेकिन अनुच्छेद 5 में क्या वर्णित थे, देखिएगा, संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय निवास के आधार पर नागरिकता, निवास के आधार पर नागरिकता, यह अनुच्छेद किस में है तो अनुच्छेद 5 में सबसे पहले लागू हुआ था, सबसे पहले लागू हुआ था। लेकिन देखिएगा 3 शर्त में से रखा गया है। कितने शर्त रखा गया तो 3 शर्त रखा गया है। उनमें से पहला जो शर्त है उसका जन्म भारत में हो चुका हुआ हो, जिसका जन्म भारत में हुआ हो वह भारत का नागरिक कहलाएगा, या उसके माता पिता में कोई भारत में जन्मा हो, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले भारत में रह रहा हो। देखिएगा, उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता में कोई एक भारत का
भारत में जन्म लिया हो या उसके दादा दादी भारत में जन्म लिया हो या दादा दादी में से किसी एक का भी जन्म भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले भारत में रह रहा हो तो वह भारत का क्या कहलाएगा, तो नागरिक कहलाएगा। यह वर्णित किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 5 में वर्णित है। लेकिन देखिएगा अनुच्छेद 6 में जो वर्णित है, पाकिस्तान से भारत आने वाले के लिए नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आने वाले के लिए नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन देखिएगा 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले और 19 जुलाई 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 के पहले और 19 जुलाई 1948 के बाद देखिएगा भारत के नागरिक होंगे, क्या होंगे, तो भारत के नागरिक होंगे बिना कोई शर्त के, बिना कोई शर्त के। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई भारत में आ गया हो तो वह भारत का नागरिक होगा बिना कोई शर्त के। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद कोई व्यक्ति भारत आया हो, पाकिस्तान से भारत आया हो, तो उसमें शर्त रखा गया है कम से कम भारत में 6 महीना रहना पड़ेगा। कितना, 6 महीना रहना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और क्या तब नागरिकता मिल सकती है, तब नागरिकता मिल सकती है। देखिएगा आगे जो है, देखिएगा क्या है, देखते हैं, देखिएगा क्या है। अनुच्छेद क्या है, तो 7, अनुच्छेद क्या है, तो 7। देखिएगा अनुच्छेद 5 और क्या 6 पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद अब क्या पढ़ रहे हैं, तो 7। देखिएगा 7 में जो वर्णन है इसमें कहा गया है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले, भारत से पाकिस्तान जाने वाले तथा फिर भारत आने वाले के लिए नागरिकता। अर्थात कहा गया है कि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जा रहा है, अगर भारत आना चाहता है वो व्यक्ति, तो इसका जो वर्णन है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 7 में है। अर्थात इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि भारत के कोई भी नागरिक पाकिस्तान में रहना चाहता है, अगर वे व्यक्ति को पाकिस्तान में मन नहीं लग रहा हो, वह पुनः भारत आने चाहता है तो अनुच्छेद 7 के तहत आ सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ शर्त रखा गया है। देखिएगा 1 मार्च क्या है, तो 1 मार्च 1947 से पहले गए हो, 1 मार्च 1947 से पहले गए हो या 1 मार्च 1947 के बाद गए हो, यह दोनों भी शर्त रखेगी। लेकिन क्या शर्त है, देखिएगा 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हो, बिना रजिस्ट्रेशन नागरिक होगा, बिना रजिस्ट्रेशन नागरिक होंगे। लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद आए हुए तो वह वापस आने पर नागरिकता रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अगर वह व्यक्ति पाकिस्तान से पुनः भारत आना चाहता है तो वह रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उसके बाद 6 महीना भारत में उसे रहना पड़ेगा, तब वह भारत का नागरिक कहला सकता है, नहीं तो नहीं। देखिएगा आर्टिकल कितना है, तो 8। इसमें कहा गया है वह विदेशी व्यक्ति जो भारत मूल का हो, वह विदेशी व्यक्ति जो भारत मूल का हो परंतु संविधान लागू होने के समय भारत में ना रह रहा हो, इसमें किस अनुच्छेद में वर्णित हो, तो अनुच्छेद 8 में वर्णित है। लेकिन इसमें भी कुछ शर्त रखा गया है। देखिएगा अगर पूछेंगे अनुच्छेद 5 अलग है, अनुच्छेद 6 में जो है अलग है, अनुच्छेद 7 में भी अलग है। देखिएगा अनुच्छेद 8 में जो क्या शर्त रखा गया है, पहला शर्त में जो है उसके माता पिता, दादा दादा, नाना नानी में से कोई एक भारत में जन्मा हो, भारतीय विदेशी मूल, या वहाँ जहाँ रह रहा हो और उस देश के भारतीय
कि दूतावास में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सके, तब भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तब भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा, भारत से पाकिस्तान जाने के लिए, भारत से पाकिस्तान जाने के लिए क्या बोले हैं तो अनुच्छेद 7, आप पुनः आ भी आ सकते तो अनुच्छेद 7 के तहत भारत से पाकिस्तान है। और क्या बोले हैं अनुच्छेद 8 में जो हो वह विदेशी व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो परंतु संविधान लागू होने के समय वह भारत में ना रह रहा हो। यह अनुच्छेद कितना में तो 8 में। आइए आगे देखते हैं क्या है, देखिएगा अनुच्छेद 9 से 11 में देखिएगा क्या वर्णन है, देखिएगा क्या है। नागरिकता के संबंध में संसद शक्ति का अधिकार, नागरिकता के संबंध में संसद को प्राप्त शक्ति का अधिकार है। लेकिन देखिएगा आर्टिकल 9 में क्या है, नागरिकता समाप्ति अनुच्छेद 9 में है, नागरिकता समाप्ति अनुच्छेद 9 में है, लेकिन इसमें भी कुछ शर्त है। देखिएगा, किसी अन्य देश नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। नागरिकता समाप्ति अर्थात अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है, अगर हम एक देश की अर्थात कह सकते हैं कि हम दो देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे तो हमारे देश की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसमें कहा गया अगर हम भारत की नागरिकता ग्रहण करते हैं और अगर हम पाकिस्तान के निवासी हैं तो पाकिस्तान की जो नागरिकता है स्वतः खत्म हो जाएगा, या हम भारत के निवासी हैं, हम भारत के निवासी हैं और पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण करेंगे तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो सकता है। और अनुच्छेद 10 में जो कहा गया है, अनुच्छेद 10 में कहा गया है, देखिए जो है क्या है, इसमें क्या कहा गया है देखिएगा, अनुच्छेद क्या है तो 10 में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से ही, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से ही, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से ही, संसद द्वारा बनाए गए कानून से ही किसी को नागरिकता प्रदान या उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। संसद के द्वारा बनाए गए कानून से ही किसी को नागरिकता प्रदान या उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। यह संसद नागरिकता है। इसमें कहा गया है प्रदान संसद भी कर सकता है और छीन भी सकता है, कहो तो संसद ही छीन सकता है। देखिए आगे क्या है, अनुच्छेद कितना तो 11, अनुच्छेद कितना तो 11, नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार, नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है तो संसद के पास है। अनुच्छेद 11 में यह वर्णित है, लेकिन संसद गृह मंत्रालय के पास है। संसद किसके पास है तो गृह मंत्रालय के पास है। देखिएगा, संसद नागरिकता में कोई नियम, संसद जो है नागरिकता में कोई नियम जोड़ना, घटाना या कोई संशोधन कर सकता है तो गृह मंत्रालय के आदेश पर। लेकिन आइए आगे देखते हैं क्या है, देखिएगा इसी में नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 में देखिए कि कौन कौन सी बात कहा गया है। देखिएगा, संविधान में नागरिकता के बारे में बहुत कम जानकारियां मिलता है, संविधान में नागरिकता के बारे में बहुत कम जानकारियां मिलती हैं, लेकिन नागरिकता की अधिक जानकारी नागरिकता अधिनियम 1955 से मिलती है। तो पूछेंगे नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था 1955 में, नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था 1955 में, नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू हुआ, लेकिन नागरिकता अधिनियम 1955 में कुछ संशोधन भी किए गए थे। देखिए, लेकिन कुल 6 बार संशोधन हुए थे, नागरिकता में कुल 6 बार संशोधन हुए थे। देखिएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 2005, नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 2015, नागरिकता संविधान संशोधन 2019,
नागरिकता संविधान संशोधन में कुल कितने बार संशोधन हुए? तो 6 बार संशोधन हुए हैं। देखिएगा नागरिकता प्राप्ति 5 प्रकार से होते हैं। नागरिकता प्राप्ति 5 प्रकार से होते हैं और नागरिकता की समाप्ति 3 प्रकार से के हो सकते हैं। भारत में हम नागरिकता 5 प्रकार से अर्जित कर सकते हैं और भारत में हम नागरिकता 3 प्रकार से हम छोड़ सकते हैं। देखिएगा कि 5 प्रकार कौन कौन से हैं। जन्म के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर, प्राकृतिक रूप से, वंश के आधार पर हम भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन नागरिकता ग्रहण करने अर्थात नागरिकता हम त्याग कर सकते हैं स्वतः त्यागपन से। दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर वंचित किया जा सकता है या वंचित किए जाने पर। स्वतः त्यागपन या दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर या वंचित किए जाने पर हम भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं। देखिएगा आगे क्या है। देखिएगा नागरिकता प्राप्ति 5 प्रकार से हैं, लेकिन जन्म के आधार पर देखिएगा कि कौन कौन से हैं। देखिएगा इसी में जो है देख लीजिएगा एक बार क्या है। जन्म, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 22 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 22 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा। अर्थात कहना है 26 जनवरी 1949 को या उसके बाद भारत में जन्मे हुए नागरिक भारत के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार उसके माता पिता में कोई एक भारतीय होनी चाहिए। नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार उसके माता पिता में कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 देखिएगा क्या है के अनुसार उसके माता पिता में कोई एक वैध भारतीय नागरिक हो। दोनों नागरिक हो या माता पिता में कोई एक भारत का नागरिक हो। अपवाद में देखिएगा क्या है। यदि कोई विदेशी भारत घूमने आए और उसकी संतान का जन्म हो गया, उसकी संतान का जन्म यदि भारत में होता हो, वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अगर कोई भी विदेशी भारत में भ्रमण करने आए हो और भारत में उन्होंने संतान को जन्म दे दिया हो तो अब भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। शत्रु देश के अधीन जन्मा बच्चा भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। शत्रु देश के अधीन जन्मा बच्चा भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। विदेशी राजदूत और उनके बच्चे भारत के नागरिक नहीं होंगे। विदेशी राजदूत और उनके बच्चे भारत के नागरिक नहीं होंगे। देखिएगा आगे क्या है। देखिएगा पंजीकरण, क्या तो पंजीकरण के आधार पर हम भी भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। देखिएगा भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा हो, भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा हो या कोई विदेशी महिला पुरुष जिसने भारत से शादी की हो। इसमें कहा गया है कोई विदेशी महिला पुरुष जिसने भारतीय से शादी की हो। राष्ट्रमंडल देश के ऐसे नागरिक जो भारत में नौकरी कर रहे हो। राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में नौकरी कर रहे हो। रजिस्ट्रेशन के बाद 7 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। 7 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा तभी भारत के हम नागरिक बन सकते हैं। ये सभी
पॉइंट आज रखिएगा। देखते हैं क्षेत्र समाविष्टि से कैसे हम भारत के नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा किसी नए राज्य में अर्जित उनकी उस राज्य के निवासी भारत के नागरिक होंगे। भारत सरकार द्वारा किसी नए राज्य में अर्जित करने उसके निवासी राज्य के निवासी भारतीय नागरिक होंगे। इसमें कहा गया है 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारतीय नागरिक हो गए। सिक्किम भारतीय नागरिक हो गए। अगर हम किसी दूसरे क्षेत्र को हम अर्जित किए हैं, अगर हम किसी दूसरे क्षेत्र को अर्जित किए हैं और उस क्षेत्र में नागरिक या जनसंख्या निवास कर रहे हैं, वह भी भारत के नागरिक माना जाएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिएगा क्या है तो प्राकृतिक रूप से या देशीकरण से, प्राकृतिक रूप से या देशीकरण से हम भारत की नागरिकता कैसे ग्रहण कर सकते हैं। देखिएगा प्राकृतिक रूप से या देशीयकरण से हम भारत की नागरिकता कैसे ग्रहण कर सकते हैं। देखिएगा कोई विदेशी जो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो 14 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, 14 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो, या भारत सरकार की सेवा में हो, या भारत सरकार की सेवा में हो, तब हो सकता है। 14 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, भारत सरकार की सेवा में हो। इसमें कहा गया कुल 11 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, कुल 11 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषा, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषा किसी एक का अच्छा जानकार हो, 22 भाषा में से किसी एक भाषा के भी अच्छा जानकार हो, तब वह भारत का नागरिक बन सकता है। आवेदन करने के 1 वर्ष बाद उसे भारत का नागरिक मिल सकती है, वह भारत का नागरिक कहला सकती है। वंश के आधार पर कैसे भारत का नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। देखिएगा 26 जनवरी 1949 को या उसके बाद 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद विदेश में जन्मा कोई बच्चा भारत का नागरिक बन सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। वही जो इसके पहले शर्त पढ़ चुके हैं, माता पिता में दोनों भारतीय हो, या माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। लेकिन इसमें कहा गया है नागरिकता अधिनियम 1992 उपरोक्त शर्त को दोहराया गया हो। इसके पहले जो शर्त था उसे ही दोहराया गया। देखिएगा 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा कोई बच्चा 1 वर्ष के भीतर भारतीय सासूट धातुवास में आवेदन करने पर वह भारत का नागरिक बन सकता है, वह भारत का नागरिक बन सकता है। इसमें जो है उपयुक्त शर्त दोहरा गए, जो पहले शर्त हैं उसी को यहाँ रखा गया है। आइए आगे देखते हैं। देखिएगा क्या है तो देखिएगा क्या है तो भाग क्या है तो 3, भाग 1, भाग 2 और भाग 1 भाग 2 पढ़ लिए हैं। आगे आज हम पढ़ेंगे क्या तो देखिएगा, फिर पढ़ रहे हैं भाग 3, इसी में पढ़ लेते हैं। देखिएगा भाग क्या है तो 3। देखिएगा भाग 3 में जो है मूल अधिकार का वर्णन है। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से संग्रहित है, जबकि मूल कर्तव्य हैं रूस के संविधान से संग्रहित हैं।
मूल अधिकार जो है मूल संविधान में एक भी नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और 86वां संविधान संशोधन 2002 को एक शिक्षा का अधिकार जोड़कर वर्तमान में मूल कर्तव्य जो हो गए हैं 11 हो गए हैं। कितने मूल कर्तव्य हो गए? तो 11 हो गए हैं। देखिएगा, मौलिक अधिकार भाग कितना है? तो 3 अनुच्छेद 12 से 35 है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिएगा, मौलिक अधिकार का विचार पूछेंगे कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से। मौलिक अधिकार का विचार ब्रिटेन से लिया गया है। ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार मैग्ना कार्टा। ह्यूमन राइट मानवाधिकार मैग्ना कार्टा पूछेंगे कब लगा था? 1215 में किंग जॉन ने लगाया था। किंग जॉन। देखिएगा, मौलिक अधिकार केवल लिखित संविधान वाले देश ही हैं। मौलिक अधिकार जो हैं केवल लिखित संविधान वाले देशी हैं। मौलिक अधिकार क्या बोले हैं? मौलिक अधिकार केवल देखिएगा क्या? तो केवल लिखित संविधान वाले देश मौलिक अधिकार है। इसी में मौलिक अधिकार जो है न्यायोचित है। मौलिक अधिकार जो है क्या? तो न्यायोचित है। मौलिक अधिकार राजनैतिक लोकतंत्र है। मौलिक अधिकार है तो राजनैतिक लोकतंत्र है। मौलिक अधिकार सुरक्षा की गारंटी देता है। मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं आपातकाल के समय। भारत में आपात उपबंध 3 प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। मौलिक अधिकार अस्थायी हैं, इसमें संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकार संसद प्रतिबंधित कर सकता है। देखिएगा आगे, मौलिक अधिकार संसद प्रतिबंधित कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 33, 34, 35 DPSP न्यायोचित नहीं, अर्थात यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। देखिएगा आगे जो है, इसी में कहा गया DPSP सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है। देखिएगा आगे क्या है? तो मौलिक अधिकार का सुरक्षा कवच अनुच्छेद 13 को कहा जाता है। मौलिक अधिकार का सुरक्षा कवच अनुच्छेद 13 को कहा जाता है, जबकि मौलिक अधिकार बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 अर्थ मौलिक अधिकार का जो वर्णन है अनुच्छेद 19 में संविधान का हृदय या आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है। और आर्टिकल 32 को किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। पहली बार मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक स्वराज बिल से की थी। या स्वराज तिलक उसी को कहा जाता है। पहली बार मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल में की थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट से मांग की गई थी। 1931 में कराची अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी द्वारा मांग की गई थी, लेकिन अंत में जाकर मौलिक अधिकार जो था मिल ही गए। अब मौलिक अधिकार को हम 2 भाग में बांट देते हैं, एक भारत के लिए और दूसरा विदेशी के लिए, कि भारतवासी को अर्थ भारत के नागरिक को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अब भारत के नागरिक को और विदेशी के नागरिक को दोनों को ही कौन कौन से अनुच्छेद प्राप्त हैं और कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। देखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30 जो हैं केवल भारत के नागरिक को प्राप्त हैं। 15, 16, 19, 29, 30
केवल भारत के नागरिक को प्राप्त हैं, जबकि 14, 20, 21 की ये 23, 24, 25, 28 यह विदेशियों को प्राप्त है। यह क्या है? तो विदेशी नागरिक को प्राप्त है। आगे देखिएगा आगे क्या है, इसी में है देखना, देखिएगा। अनुच्छेद क्या है? तो 13, इसी में देखना है। देखिएगा, देखिए यहाँ है मूल अधिकार। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, पहले बता चुके थे कि मूल अधिकार कितने थे? तो 7 थे। वर्तमान में अब कितना हो गया था? 6 मूल अधिकार थे। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति 29 से 30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यहाँ गलत दिया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 को समाप्त करके भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के में जोड़ दिया गया। अब यह क्या हो गया? तो कानूनी अधिकार हो गया। क्या हो गया? तो कानूनी अधिकार। 42वां संविधान संशोधन 1972 को हुआ, 76 को हुआ, और 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1978 को हुआ। देखिएगा आगे क्या कहा गया है इसमें जो है। अब जो है 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है उसके बारे में हम जानते हैं। देखिएगा, समता या समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है, पढ़ ली है। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 है। अब आइए हम इसे बारी बारी पढ़ने का प्रयत्न करते हैं और इसे हम याद करते चलिएगा। देखिएगा, मौलिक अधिकार जो 12 से 35 है। देखिएगा इसमें क्या दिया गया है। देखिएगा, मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितना? 12 से 35। अनुच्छेद 12 में राज्य की भाषा दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की भाषा दिए गए हैं। यह केवल भाग 3 के लिए है, या केवल भाग 3 के लिए है। संघ, राज्य, स्थानीय सरकार और अन्य निकाय हैं। देखिएगा, संघ में जो है विधायिका, कार्यपालिका है। संघ में जो है विधायिका और क्या है? तो कार्यपालिका है। अब विधायिका में जो होगा संसद होगा, और कार्यपालिका में केंद्र सरकार होगा। कार्यपालिका में कौन होगा? तो केंद्र सरकार होगा। जबकि राज्य में विधायिका होगा, कार्यपालिका होगा, और विधायिका राज्य में बोलेंगे, विधायिका में विधानमंडल और कार्यपालिका में राज्य सरकार होंगे। स्थानीय सरकार में जो होगा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत होते हैं। लेकिन नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम भी होती हैं। अन्य निकाय जो हैं अवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय, वैधानिक गैर संवैधानिक निकाय, LIC, ONCG, ONGS और क्या है? तो SEL, साल्स। सर्वोच्च न्यायालय, कोई प्राइवेट एजेंसी जो राज्य की तरह काम करती हैं वह राज्य होगी। सर्वोच्च न्यायालय में जो है कोई प्राइवेट एजेंसी जो राज्य की तरह काम करता है वह राज्य होगी। वह क्या होगी? तो राज्य होगी। देखिएगा, यहाँ
अनुच्छेद कितना है तो 13 है। अनुच्छेद कितना है तो 13, देख लीजिएगा, इसे पढ़ लेते हैं, देखिएगा। मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली सभी विधियां शून्य होगी। यह जो वर्णन है अनुच्छेद 13 में वर्णित है। मूल अधिकारों से असंगत और उनकी अल्पकरणीय वाली सभी विधियां शून्य होगी। यह अनुच्छेद कितना में तो अनुच्छेद 13 में है। असंगत में खिलाफ होगा, अल्पीकरण में कम करना है। देखिएगा, न्याय समीक्षा में जो है न्याय समीक्षा है अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत हम उच्च कोर्ट, देखिएगा, हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, जिसे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट कहा जाता है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिट जारी होते हैं। कितने रिट जारी होते हैं? 5 रिट जारी होते हैं, और पांचों रिट जो होते हैं दोनों के लिए समान होते हैं। दोनों के लिए क्या होते हैं तो समान होते हैं। देखिएगा आगे जो है इसकी विधियां हैं, क्या तो विधियां हैं। अस्थायी विधियां जो है क्या तो अस्थायी विधियां संसद या विधानमंडल द्वारा पारित हैं। अस्थायी विधियां संसद द्वारा या विधानमंडल द्वारा पारित हैं। अस्थायी विधियां वो हैं अस्थायी विधियां, ये जो हैं अस्थायी विधियां, क्या तो अस्थायी विधियां जो हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश पर, राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश पर आदेश, उपविधि, नियम, विनियोग या अधिसूचना लागू हैं। आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना है। गैर विधेयी स्रोत पारंपरिक विधियों, रूढ़ियां, प्रथा है। उपरोक्त सभी विधियां के खिलाफ मूल अधिकारों के हनन पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। उपरोक्त सभी विधियां के खिलाफ मूल अधिकारों के हनन होने पर, जो 6 मूल अधिकार हैं उसे हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशत्व के तहत इसे हम नहीं कर सकते। देखिए, अब हम इसे बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिएगा, अनुच्छेद कितना है तो 14 से 18। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता। तब पूछेंगे विधि के समक्ष समानता जो किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 14 में है। अब विधि के समक्ष समानता जो है पूछेंगे कहाँ से लिया गए हैं तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गए हैं। प्रोडाइसी का सिद्धांत, रूले ऑफ लव विधि का शासन, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। विधि के समक्ष समानता में कहा गया है कोई भी कानून से बड़ा नहीं, कानून सबसे बड़ा है। कानून के सामने अमीर गरीब सब एक समान है। कानून के सामने अमीर और गरीब सब क्या है तो एक समान है। लेकिन विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ जो है कंफ्यूजन करते हैं, पूछेंगे विधि के समक्ष समानता अनुज तो कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन के संविधान से। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से। अब पूछेंगे विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें क्या कहा गया है सकारात्मक अभिव्यक्ति समान और असमान के साथ असमान न्याय की अवधारणा, समान के साथ समान की व्यवहार, असमान के साथ असमान की व्यवहार, सभी की कानून तक पहुंच बराबर होनी चाहिए, सभी तक कानून की पहुंच बराबर होनी चाहिए। दिव्यांग, वृद्ध और विधवाओं को पेंशन, गरीबी को मुफ्त कानूनी सहायता,
ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को भी विशेष प्रावधान दिया गया है, लेकिन विशेष प्रावधान नहीं दिया गया। यह सभी जो है कैटेगरी है, सभी को एक समान संरक्षण माना गया, चाहे जो भी हो। आइए आगे देखते हैं। देखिएगा अनुच्छेद क्या तो 15, क्या तो अनुच्छेद 15 में देखिएगा ये कौन से बात कहा गया है। देखिएगा अनुच्छेद क्या तो 15 में, अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि 5 आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी से हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। वो 5 जो आधार हैं देखिएगा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये 5 आधार पर हम किस भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाषा के आधार पर भेदभाव हो सकता है। इसमें भाषा का उल्लेख नहीं है, इसीलिए बोले हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 15 के 1 में बोला गया है राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15 के क में बोला गया है राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है, और अनुच्छेद 15 के 2 में बोला गया है, अनुच्छेद 15 के 2 में बोला गया है प्राइवेट व्यक्ति को भी भेदभाव नहीं कर सकता है, प्राइवेट व्यक्ति को भी भेदभाव नहीं कर सकता है, प्राइवेट व्यक्ति को भी भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15 के 3 में बोला गया है, देखिएगा, महिला और बच्चों की विशेष परिस्थितियों में को ध्यान में रख कर भेदभाव नहीं हो सकता है। महिला और बच्चों को विशेष परिस्थितियों में ध्यान में रखकर भेदभाव नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 15 के 4 में कहा गया है सामाजिक और शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। प्रथम अमेंडमेंट एक्ट 1956 में यह बात कहा गया, यह बात जोड़ा गया, सामाजिक और शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होगा। प्रथम अमेंडमेंट एक्ट 1956 में यह बात कहा गया है सामाजिक और शिक्षा में पिछड़े नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान, सामाजिक और शिक्षा में पिछड़े नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 15 के 5 है। 73वां संविधान संशोधन 53वां संविधान संशोधन 2005 में यह बात कहा गया है, 2005 में यह बात कहा गया। आइए देखते हैं आगे, अनुच्छेद 15 के 6 है, देखिएगा 15 का 6 है 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत यह जोड़ा गया है, यह जोड़ा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को भी संरक्षण मिलना चाहिए, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को भी संरक्षण मिलना चाहिए। देखिएगा आगे क्या है, अनुच्छेद क्या है तो 16, अनुच्छेद क्या है तो 16 में क्या है, देखिएगा क्या वर्णित है, लोक नियोजन या सरकारी नौकरी अवसर पाने की व्यवस्था, अनुच्छेद 16। डायरेक्ट पूछ सकता है कि लोक नियोजन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में, तो 16 में, नौकरी पाने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में, तो 16 में, लेकिन इसे हम पढ़ते हैं। देखिएगा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, वंश कर्म के आधार पर इसमें क्या कहा गया, देखिएगा अनुच्छेद 16 के क में सभी को अवसर की समानता, सभी को अवसर की समानता, सभी नागरिक को नौकरी मिल सकता है, यह कहा गया है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, वंश कर्म के आधार पर भेदभाव हम नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 के 2 में यह कहा गया, अनुच्छेद 16 के 2 में यह कहा गया है। अनुच्छेद 16 के 3 में बोले, देखिएगा क्या कहा गया है, निवास के स्थान पर हम कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, निवास के स्थान पर हम कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद जो है 16 के 4 में कहा गया है नौकरी में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण, नौकरी में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण, अनुच्छेद 16 के 4 में कहा गया है। अनुच्छेद 16 के 5 में है धार्मिक संस्थानों में उसी धर्म के लोगों की नियुक्ति की जाएगा, उसी धर्म के लोगों की नियुक्ति किया जाएगा जो धर्म को मानते हैं। देखिएगा, लेकिन 103वां संविधान संशोधन 2019
के तहत यह जोड़ा गया कि आर्थिक रूप से जो कमजोर हो उसे 10% आरक्षण हो। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में यह प्रावधान किया गया है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हो उसे 10% का आरक्षण मिला जाए। कितना? तो 10% का आरक्षण मिला जाए। देखिएगा आगे जो है, देखिएगा क्या है, अनुच्छेद क्या? तो 17, अनुच्छेद क्या? तो 17, अस्पृश्यता का अंत, जिसे छुआछूत का अंत कहा जाता है। तब पूछेंगे अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में लागू हुआ है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में लागू हुआ, कुछ मूलभूत सुधार के लिए किया गया, है। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को एक नया नाम नागरिक अधिकार का रक्षक कहा गया है। 1776 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को नया नाम नागरिक अधिकार का संरक्षक। कुछ वर्गों के लोगों को जन्म एवं जाति के आधार पर छुआछूत नहीं होगा। कुछ वर्ग के लोगों के जन्म एवं जाति के आधार पर छुआछूत नहीं होगा, लेकिन कुछ शर्त रखा है। समाज में, धार्मिक स्थान, सार्वजनिक स्थान, किसी निजी होटल, राज्य अधिकृत स्थान, अस्पृश्यता या छुआछूत करना विधि के अनुसार एक दंडनीय क्या? तो अपराध है। अस्पृश्यता के साथ व्यवहार गलत करना अर्थात छुआछूत करना एक दंडनीय क्या? तो अपराध है। क्या? तो दंडनीय अपराध है। देखिएगा आगे क्या है, देखते हैं, देखिएगा। देखिएगा क्या अनुच्छेद कितना? तो 18, अनुच्छेद कितना? तो 18। देखिएगा अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। महाराजा राय बहादुर राय साहब, यह सभी उपाधियों का अंत किया जाए। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 18 में यह कहा गया है। राज सम्मान दे सकता है सेना संबंधित सम्मान को, राज सम्मान दे सकता है सेना संबंधित सम्मान को, शिक्षा संबंधित सम्मान को, लेकिन भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि धारण नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि धारण नहीं करेगा। राज्य के अधीन कोई विदेशी उपाधि राष्ट्रपति की स्वीकृति से, राज्य के अधीन कोई नागरिक विदेशी उपाधि राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही धारण कर सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही धारण कर सकता है। लेकिन 1996 सुप्रीम कोर्ट पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये सम्मान है, उपाधि नहीं। यह शुरुआत 1954 में किया गया। 1954 में ये सभी जो हैं सम्मान है, उपाधि नहीं है। तब पूछेंगे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री की शुरुआत 1900 कितना हुआ? तो 54 में किया गया था, 1954 में। लेकिन 1996 के सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट में। देखिएगा आगे जो है, देखिएगा क्या है आगे, देखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या? तो स्वतंत्रता का अधिकार। देखिएगा इसमें क्या बात रखा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद कितना 19 से 22 है, इसके पहले हम बता दिए हैं। आप इसे कॉपी पर नोट करते चलिएगा। यह जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जो किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। आप सीधा सुनते चलिएगा और लिखते चलिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगर नहीं तो आप किसी क्वेश्चन का स्वरूप दे सकते हैं। जैसे देखिएगा लुसेंट हैं या
कोई क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए और देखिए उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी आप पढ़ने का प्रयत्न करेंगे और समझ में भी आ सकेगा। देखिए लेकिन इसमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार, क्या तो स्वतंत्रता का अधिकार में जो कहा गया है, स्वतंत्रता कहा गया है, स्वतंत्रता के अधिकार में जो बात कहा गया है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। देखिएगा 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन, देखिएगा अनुच्छेद 19 के क में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 2 में है शांतिपूर्ण बिना हथियार सम्मेलन, शांतिपूर्ण बिना हथियार सम्मेलन। अनुच्छेद 19 के 3 में है संघ एवं सहकारी समिति का अधिकार। अनुच्छेद 19 के 4 में है संघ भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने का अधिकार। अनुच्छेद 19 के 5 में है निवास करने का अधिकार। और जो है अनुच्छेद 19 के 6 में जो है व्यापार करने का अधिकार है, क्या तो व्यापार करने का अधिकार है। लेकिन मूल संविधान में क्या बोले हैं, मूल संविधान में जो हम मूल संविधान में अनुच्छेद 19 7 अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 19 7 अधिकार, संपत्ति का अधिकार हटा दिए गए 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अनुच्छेद 19 के 3 जो है सहकारी समिति, 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ी गई। देखिएगा अनुच्छेद 19 के 3 में सहकारी समिति 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ी गई है। आइए आगे देखते हैं। देखिएगा इसी में देखिएगा क्या है अनुच्छेद, क्या तो 20, देख लीजिए इसे एक बार। देखिएगा अपराध के लिए दोषी सिद्ध के, अपराध के लिए क्या बोले हैं, अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने कोई विधि का अतिक्रमण किया नहीं हो, जब तक वह किसी भी विधि का अतिक्रमण किया नहीं हो तब तक। लेकिन इसी में कहा गया है अपराध की वही सजा दी जाएगी, अपराध के लिए वही सजा दी जाएगी जो अपराध किए गए समय पर सजा लागू थी। अपराध की वही सजा दी जाएगी जो अपराध किए गए समय पर लागू थी। अर्थात जिस समय में अपराध किए गए, जिस समय हम अपराध किए हैं उसी समय जो हमें सजा सुनाया गया है हमें वही सजा मिल सकती है, इसके अलावा दूसरा सजा नहीं। हाँ, और देखिएगा हम 10 किए हैं, 15 किए हैं या 30 अपराध किए हैं, 5 अपराध किए हैं, हमें कितने भी अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही दंडित किया जा सकता है। ये कि नहीं हम 10 बार अपराध किए हैं तो 10 बार हमें सजा होगा, ये नहीं। हम 10 बार भी अपराध किए हैं तो हमें एक बार ही दंडित किया जा सकता है। आगे देखिएगा किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती है। किसी व्यक्ति को खुद के लिए, किसी व्यक्ति को क्या है तो देखिएगा किसी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये आगे देखते हैं। देखिएगा क्या है